जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द सीए पॉडकास्ट। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑडिट के उस एग्जाम के बारे में जो एक नहीं बल्कि 2 बार पोस्टपोन हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारी बातें हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे बस एक उम्मीद है कि आप सारी बातें सुनेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 300+ लाइक्स का और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। अब सीधा चलते हैं हम लोग ऑडिट पेपर पोस्टपोनमेंट पे एक छोटा सा डिस्कशन और उसकी जो स्ट्रैटेजी है कि अब आपने कैसे इस पेपर को तैयार करना है और कैसे आपने 70 मार्क्स को जो है वो टारगेट करना है ऑडिट के अंदर। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए वृंदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बताएं। अब की बार ऑडिट का पेपर होने को ही नहीं आ रहा है। पहले एक बार ही पोस्टपोन हुआ, फिर उम्मीद जागी कि यार 19th को तो हो ही जाएगा। यस। बट अगेन वो 17th को एक नोटिफिकेशन आई कि अगेन पोस्टपोन हुआ है एंड कल हमारे पास डेट आ चुकी है कि 31 जनवरी को है। वहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आ रही थी कि ऑडिट का पेपर लीक हो गया था, तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? सो ना, मैं सबसे पहले मुझे बच्चों के लिए बहुत लग रहा है कि यार जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उसने शायद 5-6 तारीख को अपनी जर्नी शुरू करी होगी, बल्कि 6 तारीख को तो पेपर चलो पहला था, उससे पहले वो 4 दिन पहले ना उस जोन में आ गया होगा कि अब मेरे एग्ज़ाम है और मेरे को पूरा पूरा 12-12 15-15 घंटे पढ़ना है। काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मुझे जो दुख होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है कि यार एक स्ट्रेच हो गई आपकी एक चीज़, राइट। दूसरा, कई स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्लान्स होंगे, राइट। कहीं के शायद हो सकता है कि बहुत लग्जरी वाले और कैजुअल वाले और नेगोशिएबल प्लान्स होंगे, घूमने जाना है, ये करना है, और कईयों के हो सकता है नॉन नेगोशिएबल प्लान्स हों, किसी के घर में शादी हो सकती है, राइट। अब भाई ऑब्वियसली स्टूडेंट की नहीं, बट स्टूडेंट के ब्रदर सिस्टर की या बिल्कुल एकदम खास रिलेटिव की, या किसी ने, अब जैसे कई बच्चों ने ITOC की कुछ कमिटमेंट जो है वो कर रखी होगी कि हम अपने ITOC की क्लासेस वगैरह शुरू कर देंगे। उसको लेके भी कुछ नोटिफिकेशन आई, मैं अभी इसको रीड नहीं कर पाया। बट पॉइंट यही है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गड़बड़ तो थोड़ी सी हुई है, राइट। एंड बच्चों को बुरा भी लग रहा होगा, शायद कई लोगों के लिए ब्लेसिंग होगी, राइट, कि भाई चलो भाई ऑडिट तो तैयार ही नहीं था। जिसका तैयार नहीं था उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे वो इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे जो है अपने ऑडिट में 70+ मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। सो येस, अच्छा एक बात मैं बोल दूं, ICAI ने यार ये जानबूझ के तो नहीं किया होगा, तो ICAI को हमें ऐसे ब्लेम कर देना, और मैं भाई इंस्टीट्यूट की साइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, राइट। ब्लेम करना और उसको लेके क्रिप करते रहना बिल्कुल सही नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इनकन्वीनियंस हुई है, बहुत लोगों को हुई है, किसी को ज़्यादा हुई है, किसी को कम हुई है, स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, पक्की बात है। बट मैं अगर एक बात बोलना चाहूँ स्टूडेंट से तो वो यही कि अब देखो जो होना था वो हो चुका है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर दी एग्ज़ाम। और एक बात और, ये जो लीक होने वाली बातें हैं, सो कहीं ना कहीं इंसान को, मैं CA स्टूडेंट से बोल रहा, इंसान को ना गपशप में बहुत मज़ा आता है, गॉसिप में बहुत मज़ा आता है, राइट। कि लीक हुआ था, वहाँ लीक हुआ था, इसने लीक करवा दिया, पेपर खुल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप ये जान के क्या कर लोगे? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स ने ना कहीं ये खोजने की जरूर कोशिश करी होगी कि एक्चुअली कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। यस यस यस। और आप ये सब जान के क्या कर लोगे? अब आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर आपने कुछ कमिटमेंट्स कर रखी थी उनको कैसे मैनेज करना है, खासकर अगर वो नॉन नेगोशिएबल कमिटमेंट्स थी उनको आपने कैसे मैनेज करना है, और साथ में आपने अपना एग्जाम कैसे निकालना है। आपके इन 2 चीज़ों पे जो है फोकस होने चाहिए, राइट। सो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं फिर से ना इस वाले सेक्शन को एक बार कंक्लूड कर दूं कि नंबर 1, यस आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, 2 बार पोस्टपोन हुआ है, बच्चे एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे, बच्चों की कहीं कमिटमेंट होगी, कहीं नेगोशिएबल, कहीं नॉन नेगोशिएबल, इनकन्वीनियंस हुई होगी, प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। नंबर 2, जिन लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि भाई चलो बढ़िया हो गया, मज़े आ गए, है ना, उन लोगों के लिए बहुत सही है कि भाई चलो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप अभी पढ़ाई करें, फोकस करें। नंबर 3, प्लीज़ अफवाहों पे फोकस ना करें और अफवाहों पे अपना टाइम भी ना बिताएं, राइट। आप सीधा सीधा आज, मैंने एक बार भी चेक नहीं किया कि पेपर कहाँ लीक हुआ है। मुझे पता था ओके पेपर पोस्टपोन हो गया है, और आप अगर मेरी वीडियोस भी देखेंगे जो मैंने मेन चैनल में डाली, 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, जल्दी जल्दी पेपर पोस्टपोन हो गया है, राइट, अभी डेट नहीं आई है, फिर जब डेट आ गई सीधा भाई डेट आ गई, इवन मैंने टाइटल में डेट डाल दी कि भैया 31 जनवरी को पेपर होने वाला है, राइट। क्योंकि और कोई भी बात करके हम लोग जो है वो बच्चे जो है अपना समय जो है वो नष्ट करेंगे। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पेपर की तरफ चलते हैं, इस 10 दिन में क्या करना है हम उस पर जो है वो डिटेल में एक बार चर्चा कर लेते हैं, राइट। सो CA इंटर ऑडिट की जब भी बात आती है ना, तो मतलब जब प्रिपरेशन के लिए कोई पूछे ना, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले ना हमें चैप्टर 5 और चैप्टर 9 को एड्रेस करना चाहिए। बिकॉज ऑडिट की आप कोई भी वीडियो डाल लो, कुछ बच्चों के कमेंट्स मेरे को वहाँ पे दिख ही जाते हैं, चैप्टर 5 छोड़ दे, चैप्टर 9 छोड़ दे, कैसे प्रिपेयर करें। तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? यस। और हमने एक इंडस्ट्री में ना एक बात और सेट कर दी है, आपको ना एक गाने की तरह गाते हुए दिख जाएंगे बच्चे, 1 2 6 11। तो 1 2 6 11 हर कोई तैयार करता है, राइट।
3-4 में थोड़ी सांसें फूलती हैं और 5-9 में सांसें बंद हो जाती हैं, राइट, स्पेसिफिकली 5 में। सो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि चैप्टर नंबर 5 अगर अभी तक आपने छोड़ रखा था, तो ये जो पोस्टपोनमेंट है ये भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। भगवान साक्षात नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने पोस्टपोनमेंट के रूप में जो है वो आपको दर्शन दिए हैं, राइट। तो अब आप सबसे पहले ये समझ लो कि चैप्टर नंबर 5 आपके एग्जाम में 18 से 20 नंबर का आता है, राइट। लगभग उसमें से 5-6 नंबर के एमसीक्यूज आ जाते हैं और बाकी आपका सब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लिया जाता है। अभी मैं चैप्टर नंबर 5 ऐसे लाइव अपने रेगुलर बैच में पढ़ा भी रहा हूँ, राइट। तो आप चैप्टर नंबर 5 को ना एक दिन दे दो। मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताता हूँ चैप्टर 5 कवर करने की। नंबर 1 स्ट्रैटेजी यही है कि आप एक दिन दे दो पूरा, राइट। सुबह से लेके शाम तक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर 5 जितना खींच सकते हो, जितना खींच सकते हो खींच दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक दिन देंगे पूरा डेडिकेटेड, हाँ, चैप्टर 5 में 2-3 बातें मैं और बोल दूं क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं। आपको असर्शंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। जो हम बात करते हैं कि अकाउंट बैलेंस में ERCV, ट्रांजैक्शन में OCACC, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में OCC है। असर्शन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, दैट इज AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पहले रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट के साथ उसके बाद जो है आप फिर अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। ये आइडिया प्लस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वाला SA 505, SA 580, इन एसेस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब अगर आपको, और मैं मान रहा हूँ ये नॉलेज हर CA स्टूडेंट को होती है, जिसने भी थोड़ा भी एफर्ट किया है उसको इसके बारे में पता होता है। अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल ही एकदम निकम्मा नलायक बच्चा है जिसे असर्शन ही नहीं पता, तो भाई फिर तो मैं यही बोलूँगा भैया जाके भाई तुम एक काम करो, दोबारा ऑडिट पढ़ना शुरू करो, राइट। सो जिसके पास ये नॉलेज है वो चैप्टर 5 को आई एम श्योर 1-2 दिन में, 1-1.5 दिन में बहुत अच्छे से निपटा सकता है एफर्ट करके। पहले उसने नहीं एफर्ट किया, शायद उसको प्रेशर था कि बहुत सारे पेपर करने हैं, कोचिंग चल रही है, या वो सिंपली वो नालायक था, निकम्मा था, आलसी था, राइट। लेकिन अब आप एफर्ट करके उस पाप को धो सकते हैं। कहाँ से पढ़ना है? आपको मेरी रिवीजन वीडियो मिलेंगी चैप्टर 5 की, यूट्यूब पे डली हुई हैं, देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक करते जाइए। हमने चैप्टर 5 से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, जैसे हाउ टू स्टडी चैप्टर 5, चैप्टर 5 के MCQs, चैप्टर 5 की केस स्टडीज़, ईच एंड एवरीथिंग हमने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से Edu91 पे फ्री रिसोर्सेज CA इंटरमीडिएट करके हमने कोर्स बना रखा है। आप जाइए, सर्च कीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको इतने रिसोर्सेज मिलेंगे CA इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, अगर आप उस पूरे कोर्स को ढंग से कर लेते हैं जो फ्री रिसोर्सेज वाला है, यू विल ऐड एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स इन योर एग्जाम्स, राइट। 10 से 15 नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे किसी भी हाल में, अगर वो सारे रिसोर्सेज को गो थ्रू कर लेते हैं। तो वहाँ जाके आप चैप्टर 5 की रिवीजन वीडियोस, वहाँ से आप चैप्टर 5 के MCQs, केस स्टडी सब कुछ कर सकते हैं। उसे प्रिपेयर कीजिए, छोड़िए मत, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम पूरा दिन तो नहीं दे सकते हैं, राइट। सो आपके लिए क्या है दूसरी स्ट्रैटेजी, आप आधा दिन चैप्टर 5 को दो, आधा दिन किसी और चैप्टर को दो, आधा दिन चैप्टर 5 को दो, आधा दिन किसी और चैप्टर को दो। हो सकता है आपका ना 3-4 दिन लग जाए चैप्टर 5 में, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, लेकिन कोई साथ में आपके और भी चैप्टर्स चल रहे हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, आप कह लो भाई मैं सुबह उठ के 2 घंटे चैप्टर 5 को दूंगा, बस बात खत्म, राइट। आप ये स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो। सो छोड़ना नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट होने वाला है कि भाई अब जो है आपको समय मिल गया है। एंड सेम गोज विद चैप्टर नंबर 9, ओके। तो चैप्टर 5 एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर 9 के अभी एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं चाहूँगा आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ना छोड़ें, LLP ना छोड़ें, पार्टनरशिप फर्म की, ये और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। पार्टनरशिप ना छोड़ें, गवर्नमेंट ऑडिट थोड़ा सा टेक्निकल और टफ हो जाता है, लेकिन ये सब करने का उसको भी उठा लें। और बाकी हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ें, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। इनको सिर्फ प्लेन रिवीजन वीडियो से करके जाएं, 2-2, 3-3 बार सुन लें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट जो है वो रहेगा। एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ चैप्टर 9? हाँ, चैप्टर 9 भी आपके एग्जाम में 10 नंबर के आसपास का आ सकता है, 8 से 10 नंबर के आसपास का। अब ये देखो कि 20 वहाँ पे, 10 यहाँ पे, 30 नंबर आप छोड़ के जा रहे थे। और ये बच्चों का वीक एरिया होता है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 3 और 4 के कुछ पार्ट्स, ये बच्चों का वीक एरिया होता है। और बच्चे जब इसे छोड़ के जाते हैं और फिर कहते हैं यार मेरे मार्क्स नहीं आए, आपके मार्क्स आए, लेकिन आपके मार्क्स पता है कितने में से आए? अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिए, आपने 5 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, ठीक है, आपने बैंक ऑडिट छोड़ दिया, आपने 3-4 के टफ पार्ट छोड़ दिए, यानी कि आप प्रिपेयर ही 60 मार्क्स का करके गए हो। और अगर आपके उसमें से 30 आ रहे हैं तो आपके 50% तो आए हैं, क्योंकि 60 का आपने प्रिपेयर किया था। तो अब आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चैप्टर 5 को, 9 को, 3 को, 4 को, जो 3-4 का टफ पार्ट होता है उसको, एंड चैप्टर नंबर 10 को स्पेसिफिकली। चैप्टर नंबर 10 भी एक बहुत इग्नोर्ड चैप्टर है।
इंस्टीट्यूट जब अपना विकराल रूप दिखाना चाहेगा तो भाई वो सीधा बैंक ऑडिट पे आपसे 10 नंबर की केस स्टडी पूछ लेगा, 8 नंबर की, 10 नंबर की, जो भी वेटेज रहेगी उसकी केस स्टडी पूछ लेगा सीधा आपसे। एंड यूजुअली अभी कितने मार्क्स का आता है ये आप chapter? मान के चलो एवरेज हमने जो देखा है वो आप 6 से 10 के बीच में मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 10 आता ही आता है, राइट। एक क्वेश्चन तो उस पर आना ही आना है बैंक ऑडिट पे। और जब केस स्टडी आ जाएगी तो पूरा पूरा आपको लेके डूबेगा भैया, 8-10 नंबर की केस स्टडी। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पूरी केस स्टडी बन सकती है। गवर्नमेंट ऑडिट है, पूरी केस स्टडी बन सकती है। तो उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आई थिंक मैं बोल रहा हूँ Blessing ना, है। ये भगवान आए हैं साक्षात, भाई साहब भगवान आए हैं। अब आपको बस भगवान नज़र नहीं आ रहे हैं, आए हैं वो। अब आपको उसका फ़ायदा जो है उठाना चाहिए उस पोस्टपोनमेंट का, और ये सारे वीक एरियाज आपको कवर करने चाहिए। एग्जैक्टली। सो एक चीज़ ना सीए स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, जब भी पेपर कोई पोस्टपोन हो जाए या फिर सारे पेपर्स इजी आ जाए तो लास्ट वाला पेपर जो भी रह जाता है उसमें बच्चे शुरू हो जाते हैं, ये पेपर तो देखना आईसीएफ बहुत टफ देने वाला है। तो इस पे आपका क्या कहना है, कितना टफ आने वाला है एग्जाम और क्या रहने वाला है? मैंने भी एक कमेंट पढ़ा था वृंदा, उसमें लिखा था आईसीएफ बदला लेगा। किससे बदला लेगा? मतलब देखो यार, आईसीएफ में ना बहुत बुराइयां हैं, और मैं मुझसे ज़्यादा खुल के बात कोई नहीं बोलता है, राइट। जो हमें लगता है गलत है हम बोलते हैं, और आई एम श्योर आईसीएफ उसे सुनता भी है और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता है। बट यार ये सब बोलना कि बदला लेगा और पोस्टपोन हो गया तो टफ पेपर बनेगा, इट्स लाइक प्रिडिक्टिंग द स्टॉक मार्केट। कोई नहीं बता सकता ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी भाई, राइट। बट फिर सब हर कोई जो है अपना अपना तुक्के मार रहा होता है, और तुक्के की खास बात क्या है, देर इज अ 50% चांस कि आप सही हो सकते हो, राइट। सो मैं इस पर यही बोलना चाहता हूँ, कोई नहीं बता सकता, पेपर जैसा आना था वैसा आएगा, जैसा लेवल पहले आ रहा था वैसा ही आएगा। टफ इजी हर अटेम्प्ट में होता रहता है, कोई पेपर टफ हो जाता है, कोई पेपर इजी हो जाता है, राइट। कोई ऐसे थोड़ा होता है कि भाई अब तो बदला लेंगे कि अब 10 दिन पोस्टपोन हुआ है, अब तो 10 दिन में ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि भाई उठ नहीं पाएंगे, राइट, धुआं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी एक चीज़ और आएगी कि जैसे आप बोल रहे हो ना, मतलब पेपर टफ का कुछ ऐसा थोड़ी कि आएगा ही और वो तो जो बनाना है आईसीए ने वो वही बनाएगा। अगर अब पेपर इजी आ गया, नॉर्मल पेपर आ गया, फिर शुरू हो जाएंगे कि चेकिंग टफ होगी। मैं कह रहा हूँ देखो ये झुंझुना है, राइट। और बच्चों को यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, और वो पकड़ा दिया जाता है। कुछ बच्चे खुद भी जो है झुंझुना बना के घूम रहे होते हैं, तो वो बजाते रहते हैं, वो रिजल्ट तक बजाते रहेंगे जी चेकिंग टफ होने वाली है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, और ये सब बढ़िया चलता है। मतलब इसमें ना मन लगा रहता है सबका, राइट। तो ये है कि मन लगाने वाली बातें हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन अटकलों में ना पड़ें कि पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा। आप प्रिपेयर करें, आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एग्जाम्स के लिए। अभी तक आपने जो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे उनके रिवीजन कीजिए, जो नहीं हो पाए थे उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, राइट। ये आपके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सारी अफवाहें अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं सुनिए, गॉसिप कीजिए 1-2 मिनट और फिर लग जाइए अपने पढ़ाई पे वापस, राइट। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने 5-9 जो चैप्टर्स अभी हम एड्रेस कर रहे थे वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, राइट। अब उनके पास तो काफ़ी दिन हैं, उनकी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर आपके सारे चैप्टर्स कवर्ड थे, मान लो आपने 5-9 भी कवर कर रखे थे, तो आप ऐसी स्थिति में हो कि अब आप टारगेट करो 80 मार्क्स लाऊंगा, 90 मार्क्स लाऊंगा। और ये पॉसिबल है ऑडिट में। आप अगर हमारे May 24 का रिजल्ट देखें, उसके बाद के रिजल्ट देखें, 90s में लाइन लगती है बच्चों की, राइट। तो ये पॉसिबल है। अब आपको वो टारगेट करना चाहिए अगर आपके 5 और 9 तैयार थे बहुत अच्छे तरीके से। रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि बेटा एग्ज़ाम डिले हुआ है और ये पोस्टपोनमेंट ना, ये खरगोश और कछुए वाली रेस है। अब खरगोश मत बनना कि अभी तो भाई मैं तो बहुत बहुत दिन पड़े हुए हैं, आराम से पढ़ लूँगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन एग्ज़ाम है 10-11 दिन है हमारे पास, उस दिन बच्चे बोलेंगे एक दिन और मिल जाता ना, हम गजब कर देते हैं। एक्चुअली जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है ना, वहाँ पे बच्चे लीनियंट हो जाते हैं और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब आपका काम आपके समय के हिसाब से फैल जाता है। सो वो मत करिएगा। मैं तो ये सजेशन दूंगा, स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि अगले दिन मेरा पेपर है, और चंक्स में बांट दो सिलेबस को। जैसे अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले 1 to 6 11 पढ़ता। सबसे पहले 1 to 6 11 पे मैं जान लगा देता अपनी। पहले दिन में, एक दिन में मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेता, और ये हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू द वेटेज। चैप्टर 1 जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, वो चैप्टर आपके एग्जाम में 10 नंबर के आसपास का आता है। जो ऑर्डिनरी अगर आप चैप्टर 1 की बात करें आईसीआई की, तो वो 6-7 नंबर के आसपास का आएगा। हमारा वाला 8-10 नंबर के आसपास आएगा। चैप्टर 2, अरे भाई भगवान का दिया हुआ चैप्टर है, वो 10 नंबर का आता है, या तो फ्री के क्वेश्चन आते हैं, फ्री के मार्क्स है वो। चैप्टर 6 4 नंबर का आता ही आता है। चैप्टर 11 10 नंबर का आता ही आता है। तो 10-10-10 ये आपके 34-35 नंबर बन जाते हैं। बिलीव मी, ये आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। वो बच्चा जिसने अच्छे से पहले पढ़ रखा है, वो इनको एक दिन में, मैक्सिमम 1.5 दिन में कवर कर सकता है। इसके बाद जो चैप्टर्स मैं सजेस्ट करूंगा, आप चैप्टर 3 और 4 उठाएं।
20-20 नंबर के चैप्टर हैं, 20-20 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली, आप मान लो 16-20 ऐसे आते रहते हैं। इनमें से टफ वाले टॉपिक्स मुश्किल से 20% होंगे, जो ऐसे टॉपिक्स जो बच्चों को ना परेशान करते हो। बाकी सारे टॉपिक्स इसके बिल्कुल ईजी टू द पॉइंट आपसे पूछ रखे हैं, सीधा सीधा आपको आंसर देना है उसका। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप कवर करें। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप चैप्टर नंबर 8 और 7 को कवर करें, राइट। ये भी 10-10 नंबर के आसपास के चैप्टर्स हैं। अब कोई बोलेगा 100 नंबर से ऊपर निकल गए, तो भाई पेपर भी 100 नंबर से ज़्यादा का आता है। और ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, जब मैं 10 बोलता हूँ आप 8-10 समझ लें, 7-10 समझ लें, इस तरीके का आप लोग ले सकते हैं। तो फिर उसका चैप्टर नंबर 8 और 7 करें, राइट। ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद ना अब आपका कोर ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। 1, 2, 6, 11, 3, 4, 7, 8 बच गया हमारे पास। क्या 5, 9 और 10 चैप्टर बच गया। तो 5 का मैंने आपको बता दिया है, 9 भी ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ें आप। 10 एक दिन में हो सकता है। रिवीजन वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसे देखें। बैंक ऑडिट की रिवीजन वीडियो, मेमोरी टेक्निक्स मैंने उसमें डाल रखी है। सिंपल टू द पॉइंट चैप्टर है वो। अच्छी बात यह है कि बैंक ऑडिट का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स, राइट। कोई इस पर आपसे छीन नहीं सकता आपके मार्क्स, अगर आपको वो आता है तो, राइट। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चैप्टर वाइज। अब इसको आप कैसे बांट रहे हैं, जैसे एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा 1, 2, 6, 11 एक दिन में करिए, 3 और 4 आप एक दिन में करिए। अब कई लोग बोलेंगे 3 बड़ा चैप्टर है, 4 बड़ा चैप्टर है। नालायक, दुष्ट, पापी, जब 1.5 दिन मिले थे तब भी तो करना ही था, राइट। तो अब आपको मैं कह रहा हूँ ना, हर दिन ऐसा सोचिए कि मेरा अगले दिन पेपर है। वो आपको सेंस ऑफ इमरजेंसी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो रायता फैल जाएगा कि अरे कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लूँगा, अभी 10 दिन है, 11 दिन है। खरगोश मत बन जाना बस, राइट। तो प्लीज़ ये जो स्ट्रैटेजी आपको एक ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दिया, उसको ध्यान में रखें। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा वृंदा, कि इसमें ना चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, दूसरा टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, साथ क्वेश्चंस देखो। और क्वेश्चन की जो आंसर की स्ट्रक्चरिंग है, आंसर की जो फ्रेमिंग है, मैंने कम से कम 11 राइटिंग सेशंस लिए, 10-11 राइटिंग सेशन लिए मैंने सीए इंटरमीडिएट के। उसमें मैंने पूरा फोकस करवाया आंसर कैसे लिखना है। और वो भी मैं बच्चों को अवेलेबल करा देता हूँ, अगर बच्चे बोलें तो Edu91 पे फ्री रिसोर्सेज हम करवा देंगे। वो देखिए, वो उससे आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। एक बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के गया है, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसको लिखना आता है, सारी बातें समझ आती है, मार्क्स स्कोर कर लेगा। लेकिन एक सही बैकग्राउंड वाला बच्चा अगर नहीं है, यानी कि जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पे कभी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, राइटिंग के बारे में कभी ज़्यादा चर्चा ही नहीं हुई है, वो बच्चा सफ़र करेगा अगर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जा रहा है, राइट। वो अगर स्ट्रक्चर्स नहीं देख के जा रहा है, तो ये आपको करना चाहिए इस टाइम पे कि आप अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन जरूर देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो है। कॉन्सेप्ट आता भी अगर आप लिख ही नहीं पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। एग्जैक्टली, राइट। सो अभी जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे दिन हैं, तो कल ही मैं देख रही थी हमारी एक वीडियो पे, जो आपने अनाउंसमेंट वाली वीडियो डाली थी, उस पर एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि आप लाइव मैराथन कराने वाले हैं, कहाँ जाके हम देखें, क्या करें, उस पर क्या कहना है आपका? मेरी ना सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लाइव मैराथन ज़रूर करो, लेकिन कब? जब आप प्रिपरेटरी फेज़ में हो अपने। आप एग्ज़ाम से पहले जो आपको लीव्स मिली हैं उसमें प्लीज़ लाइव मत बैठें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, राइट। लाइव जाने में क्या है यार, हमने लाइव बटन दबाना है, जाके पढ़ा देना है, राइट। बच्चे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, हो हल्ला हो जाएगा, लाइक्स हो जाएंगे, कमेंट्स हो जाएंगे, अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। बच्चों का टाइम बहुत ख़राब होता है। आप ये देखो ना वृंदा, क्या मान लो मुझे 1000 बच्चे देख रहे हैं बैठ के लाइव में, और एग्ज़ाम लाइव में बच्चे आ जाते हैं, क्या 1000 बच्चे मेरी पेस को मैच कर पा रहे होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कई बच्चे, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, टीचर बोलते रहते हैं, बच्चे जोन आउट हो जाते हैं। और वो 10 मिनट का अगर कॉन्सेप्ट निकल गया, बच्चे सोचते हैं अरे कर लिया ये तो हमने, टीचर ने बोला था। फिर एग्जाम में जाके पता है क्या होता है, फिर एग्जाम में जाके लगता है कि यार मैंने सुना तो था, लेकिन क्या सुना था, ब्लैंक हो जाता है बच्चा। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी फिर सेल्फ स्टडी की आदत ही छूटती जा रही है, आपको हर बार कोई उंगली चाहिए पकड़ने के लिए। सो मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। वो आपका टाइम सेविंग, बच्चे मैराथन क्यों देखते हैं? टाइम से, ये काउंटर इंट्यूटिव है कि टाइम सेविंग होगा। नो, आपकी सेल्फ स्टडी टाइम सेविंग होगी। आप अपनी पेस पे पढ़ पाएंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे। मैराथन में टीचर ने मान लो एक टॉपिक उससे रह गया, क्योंकि मैराथन आप लंबा पढ़ा रहे हो, एक टीचर बहुत लंबा पढ़ा रहा है, उसमें एक टॉपिक उससे रह गया, या उसने एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, आपका भी वो टॉपिक रह गया, आप जोन आउट होके बैठ जाते हो, राइट। आपको पता ही नहीं कि क्या हो गया, आपकी पेस मैच नहीं हो पाती है। जब तक आपको क्या रीड करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि जब तक आपने रीड नहीं किया, आपने एब्जॉर्ब नहीं किया, राइट। सो प्लीज़ आप इस समय पे, मेरी तो यही आपको सलाह रहेगी, आप किसी भी टीचर की रिवीजन वीडियोस देखें, अपनी पेस पे देखें, अपनी पेस पे, राइट। और अपने हिसाब से उसको फिर एब्जॉर्ब करें, अपने हिसाब से उस पर रिफ्लेक्ट अपॉन करें। आपको मैराथन में क्या रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलता है? कोई नहीं मिलता,
राइट, वो मैराथन की जगह स्प्रिंट ज़्यादा होती है, एग्जैक्टली। राइट। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस समय आप ये सब चीज़ें ना करें। अब जिस देखो, मान लो अगर मैराथन से भाई कमाल होता तो फिर सारे बच्चे पास होते है ना। तो कमाल तभी होगा जब आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट अपॉन करेंगे, उसको एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, कमाल तभी होगा। सिर्फ लाइव मैराथन देखने से कुछ नहीं होगा। आप चला के यूट्यूब चला के बैठ गए, यहाँ खाना खा रहे हो, यहाँ पानी पी रहे हो, वहाँ मम्मी बुला रही हैं, वहाँ आपने 2 बार फ़ोन उठा के बीच में देख लिया। मैं मान ही नहीं सकता कोई बच्चा फ़ोन पे डिस्ट्रैक्ट ना हो तो मैराथन देखते देखते, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को, राइट। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं ना, आई एम श्योर 80-90% बच्चे ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 10 बार तो फ़ोन चेक कर लेते होंगे मैराथन के दौरान भी। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको इस बात की। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए कि पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई तभी होगी जब आप करेंगे, पढ़ाई तब नहीं होगी जब टीचर वहाँ से बोल देगा। मोर ओवर मैराथन्स में मेरे को ये भी लगता है कि आप कीवर्ड शायद सुन रहे हो, उसमें से आपको कुछ ही याद रह जाएंगे और कुछ तो आप भूल जाओगे, बट जब आंसर लिखने की बारी आएगी आप लिख नहीं पाओगे, वो कीवर्ड से आप फ्रेम ही नहीं कर पाओगे। यस, आपको क्या करना चाहिए वृंदा, कि मेरे हिसाब से आप एक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले, मान लीजिए आप रिवाइज कर रहे हैं, आपने एक बार रीडिंग देनी है, उसके बाद खुद बोल के देखना है, राइट। फिर उसके क्वेश्चन देखना है, क्या इतना आप ये कर रहे हो मैराथन में? अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, राइट। आपने एक कॉन्सेप्ट रीड करना है। फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 में, तो आप उसको पूरा रीड करोगे, उसके कीवर्ड्स को देखोगे, फिर उसके बाद यू हैव टू बिहेव लाइक यू आर टीचिंग इट टू समवन, देन यू हैव टू सी द क्वेश्चंस, देन यू हैव टू डू द एमसीक्यूज, तब जाके। और मुझे एक बात और समझ नहीं आती, एमसीक्यू की मैराथन ले लो भाई, क्या? और एमसीक्यू की मैराथन में बहुत टाइम लगेगा, मतलब मुझे लगता है उसमें तो आप 10 गुना समय वेस्ट करोगे। अपने आप एमसीक्यू करोगे, आपका खुद का दिमाग चलेगा, अपने आप एमसीक्यू करोगे, कुछ एमसीक्यू आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट पॉइंट क्या है कि नहीं मानते बच्चे यार, मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि बच्चों को कितना समझा लो नहीं मानते। चलो हो सकता है 10-15-20% ऑडियंस को सूट करता हो मैराथन वाला कॉन्सेप्ट, बट मैं ना ये अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, लाइव में आप अगर एग्जाम से पहले 2 घंटे का लाइव अटेंड कर रहे हो, मतलब आप अगर प्रिपरेशन फेज में 2 घंटे का लाइव अटेंड कर रहे हो, 3 घंटे का लाइव अटेंड कर रहे हो, इट्स ओके, राइट। उसमें ब्रेक भी मिल रहे हैं, आप 2-3 घंटे के लिए जा रहे हो सिर्फ, लेकिन आप 8-8 घंटे के लाइव अटेंड क्यों? बच्चों की जनसंख्या गिर जाती है कि मैराथन की शुरुआत में 1500 बच्चे हैं और जब बीच में पहुंच जाते हैं उसमें 750 बच्चे रह गए, 600 बच्चे रह गए, क्यों गए ना वो बच्चे? क्योंकि शायद वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो ये मैं नहीं हूँ इस फेवर में और ना ही मैं करने वाला हूँ। मेरी तरफ से सारी रिवीजन वीडियो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बच्चा अपनी पेस पे पढ़ के एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करके जो है वो आगे बढ़ सकता है, और यही मेरे को लगता है कि सही तरीका भी है। मोर ओवर यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम होती है, वो भी मैंने कमेंट्स में से, बिकॉज मैंने काफ़ी बार ये कमेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने मैराथन देखी थी, मेरे को कुछ चीज़ें याद रह गई, बट मेरे को ये नहीं पता था इसका क्वेश्चन क्या था, सिर्फ मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता था, ये चीज़ें थी, बट जब क्वेश्चन आया मेरे को पता ही नहीं था अच्छा ये लिखना था, बिकॉज खुद पढ़ा ही नहीं था। यस यस, सो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चंस नहीं देखे, क्वेश्चंस नहीं देखे। तो यही मतलब यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मत करो ये सब काम, और फोकस करो जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना पहले से, उन पे फोकस करो। आपने अगर मेरी रिवीजन वीडियो देखी हुई है, आपको पता है उस रिवीजन वीडियो की छाप है आपके मन पे, आपके दिमाग पे, आपके पढ़ने पे, उस छाप को और स्ट्रॉन्ग करो ना, ताकि आपको वही याद आए। Exactly. तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर टेक्निक है कि आप पहले अवेलेबल रिसोर्सेज से फोकस करें, रादर देन मैराथन ले लो, मैराथन ले लो, मैराथन ले लो। प्लीज़ छोड़ दीजिए बातें। सो एक और प्रॉब्लम जो सीए स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिकली है, जो हमें स्कूल टाइम में नहीं होती थी, कि मॉक टेस्ट नहीं देने, बिकॉज डीमोटिवेट हो जाते हैं, मार्क्स नहीं आए, और अब तो बिल्कुल नहीं देंगे, 10 दिन बचे हैं, मार्क्स नहीं आए तो क्या कर लेंगे, हमें एग्जाम देने का मन नहीं करेगा, या प्लेंटी ऑफ XYZ रीजंस होते हैं उनके पास। बट यही जब हम अपने स्कूल में देख लें, कितने क्लास टेस्ट देते थे हम किसी भी एग्जाम से पहले, और तब तो हम ये नहीं बोलते थे हम क्लास टेस्ट नहीं देंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि सोचो विराट कोहली बोलेगा नेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अगर आउट हो गया नेट प्रैक्टिस में तो डिमोटिवेट हो जाऊँगा, राइट। मतलब सोच के देखो, आप विराट कोहली हमारे लिए आज के डेट में हम देखते हैं ना, इज़ अ वेरी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैट्समैन। या सचिन को ले लीजिए, उस पर लड़ने मत बैठ जाना, विराट ग्रेट है कि सचिन ग्रेट है, सब ग्रेट है भाई, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। सोचो ये लोग बोले नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर नेट प्रैक्टिस में आउट हो गया ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। भाई नेट प्रैक्टिस किस लिए होती है? आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाए। नेट प्रैक्टिस किस लिए होती है? आप जिस बॉल से आप डरते हैं, जिस तरह की गेंदबाजी से, बॉलिंग से आप डरते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, राइट। मॉक टेस्ट भी इसलिए होते हैं कि आप
आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाए और आपको जो है ये पता चल जाए कि भाई आपके लिए स्कोरिंग एरिया कौन सा है, आपको स्ट्रक्चरिंग पता चल जाए, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाए कि आंसर लिखने में आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, क्वेश्चन को समझने में आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, पेपर को जब आंसर करने जा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन पहले आंसर करना है, क्या नहीं करना है, राइटिंग स्पीड आपकी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। और इस समय अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। क्यों नहीं दे रहे मुझे बताइए। और आप चाहते हैं तो वो 5 डे चैलेंज भी लॉन्च कर देते हैं आप लोगों के लिए कि आप 5 दिन में पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। हम वो भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा आपका, वही प्रेशर आ जाएगा क्योंकि अगले दिन पेपर है, राइट। और साथ साथ में आप अगर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो भी अवेलेबल करा देते हैं, और आपको मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। आप ये अगर सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, आपकी बेवकूफ़ी है, राइट। मैं तो बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, आप मुझे हेट करो, मुझे लव करो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो आप बेवकूफ़ हो। अगर आप मॉक टेस्ट दिए बिना पास हुए हो, वेरी गुड, आप हुए होंगे भाई पास्ट में पास, लेकिन आप उन लोगों के बारे में देखें जिनके पास श्योरिटी थी कि मैं पास होऊंगा, मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगा। आप उनसे मिलेंगे, वो हमेशा बताएंगे कि उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं, राइट। मॉक टेस्ट प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो के टफ से टफ पेपर आ जाए, मेरी स्पीड मेंटेन रहेगी, मेरे कॉन्सेप्ट्स तैयार हैं, मैं पहले उस प्रेशर को एक बार झेल के आ चुका हूँ, चाहे मैंने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में झेला है, लेकिन मैंने झेला हुआ उस प्रेशर को, एंड आई एम रेडी कि मैं 3 घंटे बैठ के लगातार लिख सकता हूँ। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ विंदा, कई लोग तो ना पेपर में जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं, मुझे 3 घंटे लिखना पड़ेगा, उनसे लिखा ही नहीं जाता, उनसे पेन नहीं चल रहा होता, हाथ में दर्द होने लग जाता है। मोरोवर एक चीज़ आपने बहुत सही बोली कि अपना टाइम मतलब स्पीड मैच करना, बिकॉज जब हम वैसे शायद प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी अब घर पे आंसर लिख के देख भी रहे हैं, आप टाइम शायद नहीं नोट कर रहे हो, बट वो 3 घंटे में पूरा 100 नंबर का पेपर कंप्लीट करना बहुत स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। यस यस, और उसी की प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट, उसी की प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट। तो प्लीज़, और सिर्फ ऑडिट का नहीं, एफआर का यानी फाइनल में, या फिर अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का, एफएम का, सबके मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप ना अपने फेलियर के चांसेस, मैं बोलूँगा चलो बढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन सक्सेस के चांसेस कम कर रहे हो। अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतने आपके सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। एंड आई थिंक यू शुड 100% फोकस ऑन मॉक टेस्ट। अगर आपके पास समय है, चाहे वो 5 डे चैलेंज हो या कंप्लीट मॉक टेस्ट हो, वो आपको ज़रूर 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 करने चाहिए। राइट, आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। कोई और चीज़ जो शायद मैंने मिस कर दी और आप बोलना चाहो? नहीं, बस यही है कि भाई अब प्रिपरेशन पे लगो, राइट। हमने आपके साथ जो बात करनी थी वो कर ली है। अब आपको बिल्कुल कुछ सोचना नहीं चाहिए। अब आप ये देख लो कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम जो आपको मिला है। एंड ऑडिट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और मेहनत करो यार। हमारी तरफ से कोई रिसोर्स चाहिए आपको, आप मुझे बताओ आपको क्या रिसोर्स चाहिए। हमने हर आरटीपी, हर एमटीपी का डिटेल डिस्कशन कर रखा है, हर आरटीपी, हर एमटीपी का सजेस्टेड आंसर का डिटेल डिस्कशन कर रखा है। आप हमें बोलो ये रिसोर्स चाहिए, हम आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट, ताकि आप लोग जो है वो आगे बढ़ पाएँ। राइट, तो यही उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे, और इस बातचीत से आपका फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।